सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक थ्योरम लास्ट टर्म पे पढ़ी थी, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो कि ये है। इसका हम थोड़ा सा आपको ठीक करेंगे कि एक फ्लैशबैक हो जाएगा। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताई थी कल मैंने। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इससे बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले जो मैंने कल बताया था उसको मैं बता दूं। मैंने क्या बताया था? कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताई थी। क्या थी थ्योरम? कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड वो किसी रीजन के अंदर आपका एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल उस पाथ के अलोंग 0 होता है। ठीक है, और शर्त क्या होनी चाहिए कि वो जो फंक्शन है वो विद इन और ऑन, मतलब कि उस पर भी और उसके अंदर आपका कैसा होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। ये सबको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन भी करा होगा। ओके, मैंने क्वेश्चन लिखाया। फिर इसका एक एक्सटेंशन आता है। इसका एक्सटेंशन क्या है? जो मैंने यही बताया था, मैं बता रही हूँ। एक्सटेंशन मतलब इसको थोड़ा हमने एक्सप्लोर कर दिया। क्या? अभी तक तो कोई नहीं था, अब अभी तक तो हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व था। ये कैसा कर्व है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये हमने लिया है मल्टीपल कनेक्टेड कर्व, मतलब कि एक मल्टीपल कनेक्टेड मतलब होता है कि बिटवीन द कर्व। जैसे कि ये सी है, ये C1, इसका रीजन ये दिया, आर ये रीजन। ठीक है, तो इसके बीच की स्पेस को रीजन नहीं दिया, तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हमने निकाल दिया। ये सुनो, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया। और साफ डायग्राम अगर बनाने समझ में आ रहा है आपको तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हमने ऐसे निकाला। क्यों निकालने की वजह से तुमको दिख रहा होगा ये रीजन निकल गया, क्योंकि बिटवीन की बात कर रहे हैं और ये बहुत छोटी स्ट्रिप है, बहुत छोटी स्ट्रिप है। ठीक है, अब देखो ये रीजन है कि नहीं है? है कि नहीं? इस रीजन के हिसाब से इसमें जो सी एफ जेड डी जेड होता है, मतलब सी बड़ा वाला और C1 छोटा वाला, वो C1 के बराबर होता है। इसको एक लाइन में प्रूव करते हैं। जरा देखते हैं कि ये जो रीजन है, ठीक है, हमारा इसका डायरेक्शन हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। ये रीजन देखिए कैसा है। हम ध्यान दें तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से क्या कहता है कि सी एफ जेड डी जेड डी 0 होगा। यस और नो? होगा अगर फंक्शन एनालिटिक है तो। बिटवीन द रीजन एनालिटिक है ना, तो ये सी एफ जेड डी जेड होगा। लेकिन सी है क्या? अगर ध्यान दीजिए तो पूरा सी, मतलब ये सी नहीं है एक तरह से, ये रीजन है, आर है। यस, आर इज करेक्ट। ये रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, तो आर के अंदर जो हमारा एफ जेड डी जेड होगा वही तो 0 होगा ना। अब 8 टुकड़ों में बटा है। कैसे? 8 टुकड़ों में देखिए कैसे बटा है। पहले सी है सी, फिर सी से अंदर गया, इसको हम ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जिससे आपको दिखे कैसा दिखेगा। ये पतली सी स्ट्रिप ले ली, क्योंकि इसके अंदर था बिटवीन द, तो हमने इसको पतली सी स्ट्रिप ले ली। इसको हमने सी क्या दिया, सी के बाद ये ए बी हो गया, इसका डायरेक्शन ली। फिर ये ऐसे जाएगा, इसको हमने C1 कहा। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। अब देखिए समझ में आ रहा है? अब बिटवीन द रीजन क्या? बिटवीन द रीजन इसको हमने ये कहा, ये आर है। अब आर के देखिए टुकड़े कैसे होंगे? पहले सी प्लस ए बी प्लस ए बी के बाद C1, नो, C1 देन BA। यस और नो? और इसकी वैल्यू 0। एग्री? एग्री ना? ये दोनों कट गए। क्यों? डायरेक्शन AB, अगर इसको बी को माइनस AB लिखोगे 0 हो जाएगा। अब तुम्हारा आ रहा है C प्लस C1। अब जरा ध्यान दो, C1 का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर C1 का डायरेक्शन, अगर हम कहें कि C और C1 दोनों को हमें एंटी क्लॉकवाइज देना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइन क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, शर्त है। ठीक है, तो ये C1 नेगेटिव होगा, मतलब ये बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? इसका मतलब जितने अंदर पॉइंट होते हैं वो C बराबर, जितने अंदर आपके पॉइंट्स होंगे, जितने हम सर्किल लेंगे, वो जो है वो आपके इसके बराबर। ऐसे ही हमने इसका और एक्सटेंशन कर दिया। कैसे? हमने बहुत सारे ले लिए, तो C बराबर C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, C4। ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम का। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई?
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमें आज करना है, ये तो हम पढ़ चुके थे ना कल, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, थ्योरम और फॉर्मूले में फर्क है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन, विद इन एंड ऑन, विद इन एंड ऑन मतलब क्या हुआ, जैसे ये है एंड ऑन, ठीक, उस पर भी उसके अंदर भी, ऑन ए क्लोज्ड कर्व एंड a इज एनी पॉइंट। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका है और a कोई पॉइंट है, z बराबर a कोई पॉइंट है इनसाइड और ये c है हमारा, यही तो है। देन जो fa होता है वो ये होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जरा तुम इससे मैच कराओ तो थोड़ा बहुत तो यही लग रहा है हमको। अगर तुम z बराबर a कोई पॉइंट दिया, उसके अराउंड एक सर्किल ड्रॉ कर दो, एक सर्किल ड्रॉ कर दो, तो देखो ये इसके अंदर आया कि नहीं आया, ऐसे तो कुछ होगा, ठीक है। मतलब कि हम बिल्कुल इसको ऐसे ही कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं z बराबर a पे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस नियम से क्या हो गया, cfz dz is equals to c1 fz dz, yes or no, where c1 is the, c1 क्या है भाई, c1 एक सर्किल है, कैसा, z माइनस a, छोटा सा है, रो ई आई थीटा, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है, रो है, छोटी सी, ठीक है। अब देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा fz dz आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो c1 है वो छोटा सा सर्किल है z माइनस a, जिसकी रेडियस है, और जो आपका रेडियस है रो, और आई थीटा हमने मान लिया कुछ भी, ठीक। अब हम एक प्रूफ, देखिए जरा दिमाग लगाइएगा, ये हमको प्रूफ, अब देखिएगा ये z बराबर a इसके अंदर है पॉइंट, किसके अंदर है, z बराबर a इसके इनसाइड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा, अगर कोई पॉइंट इनसाइड होता है और उसके अराउंड हम एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दें, जिसकी रेडियस कितनी ली है हमने, रो ली है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, ये थोड़ी सी चीज है जो हमें प्रूफ करना है, उसमें z माइनस a नीचे दिया है, और आपको पता होना चाहिए इस वाले फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, fz को हमने माना था एनालिटिक फंक्शन। अगर आप ध्यान दें इस फंक्शन में, ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं, z माइनस a व्हाट इट fz को छोड़ दीजिए, ये पूरा फंक्शन है। अगर हम इसको gz बोलें तो क्या ये सेंटेंस सही है कि gz इज एनालिटिक फंक्शन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट z बराबर है, एग्री। तो यहाँ पे भाई z माइनस a भी होगा, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है भाई। फंक्शन हमारा ये हो गया ना, तो कॉची थ्योरम से ये स्टेटमेंट आ गया, कॉची थ्योरम से ये स्टेटमेंट आ गया कि c जो होता है वो c1 के बराबर होता है, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया क्योंकि फंक्शन हमारा नीचे z माइनस a था, और हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं वो लेते हैं fz इज एनालिटिक, fz इज एनालिटिक, ठीक। तो हमने ये ले लिया और c इज इक्वल टू c1। अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए z माइनस a सर्किल है, और अगर z माइनस a का मॉड देखें तो रो है, जरा से रख दीजिए फटाफट। fz क्या आ जाएगा, fz की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, a प्लस रो ई आई थीटा, और z माइनस a की वैल्यू रो ई आई थीटा, और dz की वैल्यू तो यहां से निकाल लीजिए, dz इज व्हाट, dz क्या आएगा, रो ई आई थीटा डी थीटा आएगा ना, ओके, ठीक। ये रो से रो कैंसिल, ई आई थीटा कैंसिल, लिमिट जो है थीटा की लगेगी, और सर्किल की लिमिट हमेशा कितनी होती है, 0 से 2 होती है ना। तो जरा इसको सॉल्व करिए फटाफट और इसकी वैल्यू बताइए, तो इसको सॉल्व करके ये देखिए आ जाएगा। अब देखिएगा, अब लिमिटिंग केस लगा रहे हैं, रो सर्किल की रेडियस है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी कर दो, तो रो टेंडिंग टू 0 कर दो, अगर रो टेंडिंग टू 0 कर दो अगर, तो देखो क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा, और fa क्या है, कांस्टेंट, तो आई fa बाहर आ जाएगा, और 0 से 2 पाई और d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल थीटा आएगा, ठीक है, और थीटा को हमने लिमिट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई fa, और ये किसका आंसर होगा, fz z माइनस a dz। इसका मतलब ये हुआ
अगर कोई fz एनालिटिक फंक्शन में उसके अंदर कोई एक पॉइंट होता है z बराबर a, तो इसकी वैल्यू 2 पाई i f a के बराबर होती है। दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, लर्न बाय हार्ट। ओके, तो इसका मैं क्वेश्चन कराती हूँ।